यार सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था और फिर आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको तीन टाइप के फोर्स बता दिए थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फटाफट मेरे को रिकॉल करके बता दो कि अगर हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? रेस्ट पे। रेस्ट पे रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के बराबर। बढ़िया। और अगर अप्लाइड फोर्स मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ जाए फिर क्या होगा? रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं रहेगा, जस्ट ऑब्जेक्ट मेरा मूव। बिल्कुल जस्ट स्टार्ट कर देगा मूव करना। और इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू एस एन। न्यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट केस, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर मूव कर रहा है। और इस केस में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू एल न्यू के के एन। इंटू एन। डन है, यहां तक बात हो गई थी। हमने डायरेक्शन मार्क करना सीख लिया था। तो सबसे पहले तो बस इतना ही बता दो, कल की क्लास में जो भी कुछ पढ़ा था उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो बढ़िया। तो कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और उसी पे आज पूरा कॉन्सेप्ट हमारा चलने वाला है। भाई मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका हमें मास गिवन है कि ऑब्जेक्ट का मास है हमारे पास 5 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन थे, दोनों सेम थे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था हमारे पास 1/3। चेक कर लेना अगर कोई वैल्यू मैं गलत बोल दूं तो। हमने कुछ एक फोर्स लगाया है इसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। ये फोर्स था P। और हमने ये फोर्स कितने एंगल पे लगाया है? हमने ये फोर्स लगाया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना था? हमें ये लीस्ट पुलिंग फोर्स फाइंड करना था विच मेक्स द ऑब्जेक्ट मूव। लीस्ट पुलिंग फोर्स विच स्लाइड्स द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना? यस सर। डन। अब सबसे पहला काम समझो। यार क्वेश्चन पूछ रहा है लीस्ट पुलिंग फोर्स, मतलब क्वेश्चन सबसे मिनिमम फोर्स पूछ रहा है मेरे से कि पी की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे ये ऑब्जेक्ट बस मूव करना स्टार्ट कर दे। अगर ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है तो इस पे अभी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा? लिमिटिंग लिमिटिंग। फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, हम है ना पी को स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट्स में। मैंने पी को स्प्लिट किया दो पार्ट्स में। तो एक मिलेगा मेरे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक मिलेगा मेरे को वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है तो हमें इतनी तो अब नॉलेज है ही कि जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा टर्म होता है। और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा वो कौन सा टर्म बन जाएगा? साइन साइन। थीटा टर्म। तो आप मेरे को इन दोनों फोर्स, अब पी को भूल जाओ, पी का काम खत्म। अब पी कॉस थीटा को देखो और पी साइन 45 को देखो। तो मेरे को बताओ कौन सा फोर्स, कॉस वाला या साइन वाला, कौन से फोर्स की वजह से इधर ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश कर रहा होगा? पी कोस कोस। 45। पी कॉस 45। तो जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो पीछे की तरफ लगेगा। और मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स में कौन सा लूंगा? पी कॉस 45 लूंगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। डन। क्योंकि यस भाई सर। मैंने अभी अभी बताया ना, जब भी हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट कर देगा स्लाइड करना। तो इधर हम वही कराना चाह रहे थे, हम ऑब्जेक्ट को जस्ट स्लाइड कराना स्टार्ट कराना चाहते हैं। तो हमारा लिमिटिंग फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो मेरे पास सबसे पहली इक्वेशन क्या आएगी कि एफ एल इज इक्वल्स टू पी कॉस 45। जस्ट चेक, आपको इक्वेशन वन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। ऊपर लगा अब एक नॉर्मल फोर्स, नीचे लगा एक mg। यार हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। तो मेरे को एस की वैल्यू तो पता है, कोफिशिएंट की वैल्यू तो पता है, लेकिन मेरे को एन की वैल्यू नहीं पता। तो मेरे को बताओ इस केस में एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एम जी। तो अगर आप लोगों ने कहा mg तो मतलब आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन नहीं समझा था। फिर mg नहीं होगा इस केस में। क्या n के अपोजिट एक ही फोर्स है, मतलब n के साइड एक ही फोर्स है क्या? नो सर। भाई हमें पता है कि हमारे ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं और नीचे एक फोर्स लग रहे हैं। तो n mg के बराबर थोड़ी होगा। हमारा अब की बार n प्लस पी साइन 45 ये किसके बराबर होगा?
ये mg के बराबर होगा। तो यहां से अगर आप n की वैल्यू निकालो तो n की वैल्यू कितनी आएगी, mg माइनस पी साइन 45, इक्वेशन 2। चेक करो इक्वेशन 2 में कोई डाउट हो तो। No, sir. यार No, याद रखना, sir. मेजोरिटी बच्चे है ना इसी इक्वेशन में गलती कर देते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा। मेजोरिटी बच्चे जल्दबाजी में n इक्वल्स टू एम जी लिख देते हैं और वहीं पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। याद रखना ऑप्शन में डेफिनेटली एक आंसर ऐसा जरूर होगा जो n इक्वल्स टू एम जी से आ रहा होगा, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ऐसा ही एक ऑप्शन जरूर देगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ कहाँ आप गलती करोगे। तो बस इस चीजों को ध्यान देना कि भैया ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं और नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं। अब एफ एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एल की वैल्यू आ गई म्यू एस, एन की वैल्यू है एम जी माइनस पी साइन 45। अब मेरे को बताओ इस इक्वेशन को किससे इक्वेट करना है मेरे को, इक्वेशन 3 को किससे इक्वेट कर दूं मैं, 1. 1 One. से, क्योंकि एफ एल की वैल्यू पी कॉस 45 है। इक्वेट करेंगे, पी के सारे टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और फिर हम पी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब भी अब मेरे साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर दो और देखते हैं किसका आंसर जल्दी आ जाता है। चलो स्टार्ट करो। तो भैया हमें पता है कि एफ एल की वैल्यू होती है पी कॉस 45 के बराबर थी। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। एफ एल की वैल्यू है म्यू एस एम जी माइनस पी साइन 45 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू पी कॉस 45। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, पी के सारे टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं। तो म्यू एम जी माइनस म्यू पी साइन 45 इज इक्वल्स टू पी कॉस 45। पी को उस साइड ले गया तो ये हो गया हमारे पास म्यू एम जी, पी कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कॉस 45 प्लस न्यू साइन 45। मेरे को पी की वैल्यू चाहिए थी तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, फाइनल फॉर्मूला आ गया म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस 45 प्लस न्यू साइन 45। अब आपको क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन है, न्यू की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, cos 45 sin 45 आपको पता ही होगा। तो इतना कैलकुलेट कर लो और मेरे को बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है पी का। इतना तो कर दोगे। Yes, sir. चलो डन, लगो काम पे। सर 25√2। 25√2 चेक कर लेते हैं, अभी मैच करेंगे सबसे। कोई और, किसी और का कुछ आंसर। 25√2 आ रहा है या 25/√2 आ रहा है। सर 25√2। चलो देखते हैं। भाई एक ही का आंसर आया अभी तक। 1/3 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में इसमें से भी अगर आप देखो साइन 25 बाई रूट 45 और, टू। वेरी गुड, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू अलग अलग होती है सेम होती है, The same. सेम होती है ना, तो दोनों को कॉमन ले लो ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस 45, 1 प्लस सिर्फ न्यू बचेगा, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया, मेरे को पता है कॉस 45 और साइन 45 सेम होते हैं। तो अब इससे मेरा थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, 1 × 5 × 10 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में बचेगा cos 45 दैट इज 1/√2, वो गया ऊपर। 1 प्लस न्यू मतलब 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा हमारे पास 4/3। तो ये हो गया 4 और ऊपर चले गया 3। अब सॉल्व करना आपका काम, वो तो आप कर ही लोगे। तो 2 5, तो हमारे पास अगर देखो हमारे पास आ रहा है 25 75, 75√3/2। मैंने कुछ गलती करी है क्या, हाँ भाई एक 3 नीचे बच गया था ना, एक थ्री कट गया। तो आप सब कैसे कह रहे हो 25√2 आ रहा है, 25/√2 आ रहा है भाई आंसर। यस सर। फिर से पूछ लेता हूं भाई, कोई चेक करके बता दो, आर्यन, अमित, अजय, यस सर। क्लियर है ना। यस सर। चलो बढ़िया, इसको कंप्लीट कर दो, जैसे कंप्लीट हो जाए बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, हो गया. हो गया, चलो बहुत बढ़िया।
अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने वाला है। क्या कंक्लूजन आने वाला है? अब इस चीज को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका हम कुछ भी मास ले लेते हैं, कि सपोज इसका मास है m। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाना प्लीज। हमने ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास है m, और ये हमारे पास रफ सरफेस है, तो मेरे को इसका कोफिशिएंट गिवन है फ्रिक्शन का, कोफिशिएंट ले लो न्यू। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस पे एक फोर्स लगाओ किसी एक एंगल थीटा पे। आई रिपीट, हमने इस पे फोर्स लगाया, कितने एंगल पे लगाया? हमने फोर्स F लगाया एट एन एंगल थीटा। अब फोर्स लगाने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? एक तरीका हो सकता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा हूं, मतलब पुश कर रहा हूं, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, खींच रहा हूं, मतलब मैं पुल कर रहा हूं। तो हमें यह बताना है कि ये ऑब्जेक्ट किस केस में जल्दी मूव कर जाएगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए क्या ज्यादा इजी होगा, पुश और पुल। मेरे को यह बताना है कि विच इज मोर इजियर, टू पुश एन पुल ऑब्जेक्ट और टू पुल एन ऑब्जेक्ट। पुल तो Pull. यही चीज अब हमें मैथमेटिकल एक्सप्लेन करनी है। हमें पता है कि पुल इजी है, लेकिन कैसे मान ले पुल इजी है? कुछ ना कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए। तो देखते हैं कि भाई पुल इजी कैसे है। तो सबसे पहला केस अब क्या कर लो, सबसे पहला केस अब अज्यूम कर लो कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को पुश किया है। सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं और किसी एक एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे मार्क कर दूंगा कि ये मैंने फोर्स लगाया F, और हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल पे लगाया थीटा। इसका मास है m। तो फिर से वही सारी चीजें करना शुरू कर दो जो आपने पिछले क्वेश्चन में करी है, कि भाई इधर लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। Normal. इधर हमारे पास लगेगा F cos थीटा, नीचे की तरफ लगेगा F sin थीटा, क्योंकि मैं इस फोर्स को स्प्लिट कर दूंगा। तो मेरे को बताओ मैं क्या क्या इक्वेशन लिखूं, जल्दी कोई भी बता दो क्या क्या इक्वेशन लिखूं मैं। कोई नहीं बोला। भैया सबसे पहली इक्वेशन एफ एल किसके बराबर होगा? F cos theta. एफ कॉस थीटा के बराबर। फिर दूसरी इक्वेशन, मेरे को पता है एफ एल होना चाहिए न्यू एन के बराबर, लेकिन इस केस में मेरे को बताओ एन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? mg plus f sin theta. एम जी प्लस एफ साइन थीटा। बहुत बढ़िया। एन की वैल्यू ऊपर रख दूंगा और फिर उसको इक्वेट कर दूंगा। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, क्या चेक करो, इसकी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन क्या बिल्कुल सिमिलर नहीं बन रही? इसकी पहली इक्वेशन था एफ एल इक्वल टू पी कॉस थीटा, पहली इक्वेशन सेम बन रही है, लेकिन बस दूसरी इक्वेशन में डिफरेंस आ रहा है। दूसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है, हमारी एन की वैल्यू थी एम जी माइनस पी साइन थीटा, लेकिन हमारे पास इधर क्या आ रहा है, एम जी प्लस एफ F साइन sin. थीटा। क्या ये बात सबने समझी या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो यार मैं इधर डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं कि जब मैं इधर एफ कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, मेरे को पिछले वाले क्वेश्चन में बताओ, इधर म्यू एम जी डिवाइडेड बाय बीच में प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है? प्लस प्लस। इधर Plus. प्लस कब आ रहा था, जब एन की वैल्यू माइनस में थी। तो इधर उल्टा हो रहा है, इधर एन की वैल्यू प्लस में है, तो मेरे पास इधर नीचे क्या लिखना चाहिए, मेरे को माइनस माइनस में लिखना Minus. चाहिए। क्या ये जनरल फॉर्मूला आपको क्लियर है? Yes, sir. याद रखना, अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये फॉर्मूले को बिल्कुल याद रख लो, बिल्कुल याद रख लो। क्यों याद रख लो? क्योंकि अब मैं जब भी आपको क्वेश्चन दूं कि भाई हम इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, और मैं इस तरीके से पुश करना चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट कर जाए मूव करना, तो आप बार बार अपनी ये इक्वेशन नहीं लिखोगे एग्जाम में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इक्वेशन लिखो, फिर इक्वेशन को सॉल्व करो और फिर फाइनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तब तो आपका टाइम हो गया खत्म। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि जब भी हमें पुश करना है और ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कराना है मूव करना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। क्या रट जाएगा ये, जैसे मेरे को रट गया है? Yes, sir. Yes, बढ़िया। sir. सर अब सिमिलरली हम केस करते हैं पुल का। तो यार पुल का केस अभी अभी तो हमने किया, जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें भी जो मैंने फोर्स लगाया वो कैसे लग रहा था, वो पुल करने वाला लग रहा था। उधर मैंने एंगल दे दिया था, अब की बार मैं एंगल नहीं दे रहा हूं, अब की बार बस मैं कह रहा हूं थीटा है। तो क्या मेरे को इसको सॉल्व कराने की जरूरत है या डायरेक्टली आंसर लिख दूं? Sir, answer लिख दो. वेरी गुड। अगर कोई बोलता कि सर सॉल्व करके दिखाओ, तो ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगती।
भैया डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर लिख देंगे कि हमारे पास इस केस में जो एफ आएगा वो आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। ये कौन सा फोर्स है? ये वो वाला फोर्स है जब हम किसी को पुल करेंगे ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। अब देखो बस हमारा काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। यार आप मेरे को एफ पुश और एफ पुल इन दोनों का डिनोमिनेटर कंपेयर करो सिर्फ। किसका डिनोमिनेटर छोटा है और किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? पुश का डिनोमिनेटर छोटा है या पुल का डिनोमिनेटर छोटा है? पुश तो पुश का छोटा है। वेरी गुड। तो आपको इधर दिखाई देगा जब आप कंपेयर करोगे कि एफ पुश के केस में हमारा डिनोमिनेटर छोटा है इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर किसके? पुल वाले केस में। क्या इतनी बात समझ में है? Yes, sir. यस और हमें सर। मैथमेटिक्स, आप सब तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको मैथमेटिक्स का इतना तो पता ही होगा कि अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ओवरऑल वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? कम होती है। वो कम कम होती है। जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी छोटी ओवरऑल वैल्यू। डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। तो मुझे पता है भाई डिनोमिनेटर बड़ा तो पुल का है, तो मतलब एफ पुल मेरा क्या होगा? एफ पुल मेरा छोटा होगा कंपेयर टू एफ पुश। तो मतलब हमेशा मेरे को पुलिंग केस में, हमेशा जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुल करूंगा तो उस केस में मेरे को हमेशा कम फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू पुश। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई? इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। बाकी मतलब आप चाहे तो थोड़ा सा लॉजिकल भी सोच सकते थे। क्या लॉजिकल सोच सकते थे? कि जब मैं पुश कर रहा हूं तो मेरा एक फोर्स का कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट के वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? इस केस में ऑब्जेक्ट का वेट इंक्रीज बढ़ेगा। कर जाएगा, क्योंकि मेरा एक फोर्स का कंपोनेंट mg की डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखते मेरा एक कंपोनेंट mg के उल्टा आ रहा है, तो इस वाले केस में मेरा ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाता है तो उसको हमेशा मूव कराना ज्यादा इजी हो जाएगा। चेक कर लो इतनी बात बिल्कुल क्लियर है या नहीं? Yes, sir. यस सर। बढ़िया। तो अगर मैं इसी टाइप पे कुछ एक क्वेश्चन दे दूं तो क्या वो पूरा सॉल्व हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। Done. ठीक है। कोमल आप कह रहे हो प्रीवियस स्लाइड, ये लो प्रीवियस स्लाइड। नहीं तो चलो ऐसा काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन एकदम लाइन से लेंगे। डन डन डन। कोई बोला ही नहीं यार। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, डन डन सर। डन। चलो लेट्स प्रोसीड। ओहो, लिखो भैया नेक्स्ट हेडिंग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। याद रखना भैया एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा किसी भी एक सरफेस पे। अब कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है, ये सरफेस रफ सरफेस है। तो आप मेरे को बताओ इस ऑब्जेक्ट पे अभी कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे होंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताओ। इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे होंगे? नॉर्मल। वेरी गुड। सबसे पहले तो इस पे भैया एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये किसी एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, कांटेक्ट में है। दूसरा कौन सा कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर? तो वेट। वेट कांटेक्ट फोर्स नहीं होता, क्योंकि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हवा में लटका दूं तो भी उसके ऊपर वेट लग रहा होता है। फ्रिक्शन। वेरी गुड, फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब मेरा एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करने की कोशिश करेगा? मूव करने की कोशिश करेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। डन। तो याद रखना हमारे ऑब्जेक्ट पे दो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे होते हैं, एक लग रहा होता है नॉर्मल फोर्स और एक लग रहा होता है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल पूछूं कि भाई इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, तो कितना एंगल आ रहा है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। 90। तो क्या मैं इनको डायरेक्टली ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, या इनका रिजल्टेंट निकालूंगा? मैं रिजल्टेंट निकालेंगे। तो जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो याद रखो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा कहलाता है नॉट सॉरी नेट कांटेक्ट फोर्स, मतलब कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है। तो अगर ये मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ और फ्रिक्शन के साथ, दोनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, लेकिन हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं ऊपर नॉर्मल फोर्स के साथ। तो अगर मैं ये एंगल निकालूं
जो नॉर्मल फोर्स के साथ बन रहा है, इसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा से, एंड दिस लैम्डा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो आप डायरेक्टली उसकी स्टेटमेंट कह सकते हो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल फोर्स। क्या इतनी चीज क्लियर है? Yes, sir. या आप ऐसा भी कह Yes, लो sir. कि एंगल बिटवीन नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। तो यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। डन सर। डन विकास, चलो बढ़िया। Sir. अब क्या करते हैं, अगर आप नोटिस करो कि भैया मेरे पास ये एक ट्राइंगल बन गया था, और अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। तो इधर मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स है, इधर मेरे पास कांटेक्ट फोर्स है, इधर मेरे पास नॉर्मल फोर्स है, और मैं ये एंगल निकालने में इंटरेस्टेड हूं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे पहले। तो मैं किसका पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा? फ्रिक्शन फोर्स का पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा। ये मैंने फ्रिक्शन फोर्स का पैरेलल ड्रॉ कर दिया, लेकिन याद रखना ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। तो अब मेरे को बताओ कि मैं ये एंगल थीटा, सॉरी ये एंगल लैम्डा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालूं? 10. tan। tan से बेनिफिट क्या है? 10. tan से बेनिफिट ये है कि मेरे को इसमें रिजल्ट हाइपोटेन्यूस नहीं लेना पड़ेगा, नेट कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा इसमें tan लैम्डा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय बेस दैट इज नॉर्मल। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है न्यू एस बाय एन, सॉरी न्यू एस इंटू एन। अब फिर से क्या कैंसिल हो गया? एन एन कैंसिल हो गया। तो याद रखो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किसके बराबर होगा? tan लैम्डा के बराबर होगा। डन डना डन है इतनी बात? सर Yes, sir. चलो Sir. यहां तक कंप्लीट करो। अभी तो आपको 50% चीजें ही समझ में आएंगी, जब मैं इसको एग्जांपल के साथ कराऊंगा तभी जाके आपको पूरा क्लियर होगा कि हम इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं और क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। Done, sir. डन। चलो अब भैया सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन का हमारा यूज क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन? तो याद रखना एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इट इज द एंगल, it is the angle at which least force has to be applied to slide the object। चलो क्या स्टेटमेंट से कुछ समझ में आ रहा है जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है? नहीं समझ में आ रहा? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। Yes, sir. आ गई. आ गई? क्या बात है, मेरे को ही डाउट हो गया कैसे आ गई। चलो देखेंगे। भाई सपोज मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, इसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ ले लेते हैं कि भैया सपोज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका 3/4। तो और ग्रेविटी की वैल्यू ले लो है भैया 10। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कम से कम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, पहले तो ये बात करो भाई जल्दी। मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड करो इस ऑब्जेक्ट पे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे। So 150 Newton. कैसे बताया आपने 150 न्यूटन? बताओ। So nu into n. Nu न्यू, s into n. ठीक है। तो आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट किया तो आपने लिखा न्यू एस इंटू एन। न्यू एस की वैल्यू 3/4, एन की वैल्यू किसके बराबर रख रहे हो अब की बार? So sorry मैंने 3 nu s को 3 पढ़ लिया था. नहीं नहीं 3/4 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन, एन है 5 इंटू 10, तो मेरे पास आ जाएगा ये कितना हो गया 252। सो इट इज 25 75 75/2, तो ये कितना आ रहा है 37.5। चेक करो क्या यहां तक की बात क्लियर है? Yes, sir. चलो Yes, डन। sir. अब भाई सब लोग मेरा कॉन्सेप्ट समझ लो। ये जो मैंने साइड में लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट किया है ना, अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। चलो अब देखते हैं इधर बात। यार याद रखो कि मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं सपोज अलग अलग डायरेक्शंस में। सपोज मैंने एक फोर्स लगाया किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, सपोज 30 डिग्री के एंगल पे,
ये फोर्स लगाया मैंने F2, एक फोर्स लगाया मैंने F1 और एक फोर्स मैंने लगाया F3। कितने एंगल पे? ये एंगल अज्यूम कर लो कि ये एंगल है मेरे पास 37 डिग्री पे। तो मेरे को ये बताओ कि किस केस में मेरे फोर्स की वैल्यू सबसे कम आएगी, F1 पे, F2 पे या F3 पे? किसकी वैल्यू सबसे कम होगी? F3। अब देखो कैसे पता चला ये। यार हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट होगा? न्यू एस इक्वल्स टू 10 लैम्डा। न्यू एस की वैल्यू है 3/4, तो हमारे पास आ गया लैम्डा। मेरे को बताओ कौन से एंगल पे 10 की वैल्यू 3/4 होती है? 37. 37 डिग्री पे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या था भाई? ऊपर वाली जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है उसका मतलब है कि अगर मैं कोई भी फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगाऊं तो उस केस में मेरे को सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मेरे को सबसे कम फोर्स 37 डिग्री पे लगाना पड़ेगा। अगर 37 डिग्री को छोड़कर मैं किसी और एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं तो फिर मेरे को उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो याद रखना इस केस में F3 की वैल्यू सबसे कम होगी। क्यों सबसे कम होगी? क्योंकि वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लग रहा है। तो एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, चेक करो आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक वो पर्टिकुलर एंगल है जिसपे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो मेरे को सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। अगर मैं फोर्स किसी और एंगल पे लगाऊं या बिल्कुल सीधा लगाऊं तो उस केस में मेरे को हमेशा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। तो यहां तक नोट डाउन कर दो, जब यहां तक नोट डाउन हो जाए तो बता देना, फिर बढ़ते हैं आगे। डन सर। डन। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, इसको आप नोट डाउन करके रखना। इसमें हम डिराइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, तो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं। मैं डायरेक्टली आपको ये पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मेरा काम क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मैंने आपको काम बता दिया कि इस एंगल पे जो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा वो कैसा लगाना पड़ेगा? मिनिमम लगाना Minimum. पड़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे ये भी बोलेगा कि भैया वो मिनिमम फोर्स की वैल्यू तो बताओ कि वो मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मेरे को। तो याद रखो डायरेक्ट फॉर्मूला mg साइन लैम्डा। mg साइन लैम्डा मिनिमम फोर्स होगा। इतने फोर्स से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता हूं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये वाला फोर्स मेरे को किस पे लगाना पड़ेगा? एंगल लैम्डा पे लगाना पड़ेगा। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए हैं? Yes. Yes, sir. डन। तो ये मैंने इसकी डेरिवेशन नहीं कराई है सेकंड पॉइंट की, क्योंकि डेरिवेशन में हमारा टाइम चले जाता है बहुत ज्यादा वेस्ट, और डेरिवेशन मेरे कोई काम की भी नहीं है। आप फॉर्मूला याद रखो, आपका काम हो जाएगा। कि भैया हमें जो मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करना होगा वो mg साइन लैम्डा, कितने एंगल पे लगाना पड़ेगा, दैट इज लैम्डा। और लैम्डा कैसे कैलकुलेट होगा? न्यू एस इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा। तो अगर ये चीज क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करके दे दो कि भैया इस क्वेश्चन में यही दो पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन बताता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमें मास गिवन है कि इस ऑब्जेक्ट का मास है हमारे पास 10 केजी, और मेरे को इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है इधर 3/4। क्वेश्चन ने क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन ने कैलकुलेट करने के लिए बोला है भाई कि भैया मेरे को एंगल बताओ कि जिसपे मैं फोर्स लगाऊं तो मेरे को लीस्ट पुलिंग फोर्स लगाना पड़े। सेकंड पार्ट, कि इस एफ मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। क्या क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डन। तो रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ने कहा कि भैया एक बॉक्स है जिसका मास है 10 केजी, इस बॉक्स को मैं मूव कराना चाहता हूं सबसे कम फोर्स लगा के। तो आपको बताना है कि वो सबसे कम फोर्स कौन से एंगल पे लगना चाहिए, और दूसरा पार्ट वो सबसे कम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ये दो चीजें कैलकुलेट करके देनी है। तो किसी एक बच्चे को पकड़ेंगे और वो बच्चा आंसर बताएगा। हेमंत, इसका आंसर आप बता दोगे? हेमंत कुछ बोला नहीं तुमने। राजवीर तुम बता दोगे?
चलो प्रकुल तुम तो बता ही दोगे। ट्राई ट्राई ट्राई। कर रहा हूँ। ठीक है प्रकुल, आंसर तुम दोगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कोई मतलब नहीं है, आंसर लेकिन तुम दोगे। तो प्रकुल बताओ, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है क्या? सर 37 डिग्री। बिल्कुल सही है प्रकुल, वेरी गुड। नेक्स्ट वाले का। सर 1 मिनट। ठीक है भाई, जिसका आंसर नहीं आया हो टेंशन वाली बात नहीं है, अभी समझा भी दिया जाएगा। शिवानी आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कोमल चेक करता हूँ। ग्रेविटी की वैल्यू कोमल 10 लेनी है, 9.8 नहीं लेनी है। रिया आपका आंसर सही, अभी आपका आंसर सही। प्रकुल इतना टाइम लोगे सर तो 1 मिनट 1 मिनट। हाँ। शबी नहीं, आपका आंसर सही नहीं आया है, वापस से चेक करो। हाँ कोमल अब ठीक है आंसर, वेरी गुड। अरे प्रकुल तुमने तो सही में नाम डुबा दिए सर भैया। वैल्यू हमारा 60 सर न्यूटन वैल्यूज आंसर आ भूल रहा है। जाता हूँ। चलो कोई नहीं। अब चलो चेक कर लेते हैं 60 न्यूटन कैसे आ रहा है। सबसे पहले मेरे को फाइंड करना था एंगल, तो एंगल कैसे फाइंड करूंगा भैया? मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालूंगा। तो न्यू की वैल्यू गिवन है 3/4 और 10 लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा आ गया हमारे पास 37 डिग्री। फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन ने बोला था भैया मिनिमम फोर्स फाइंड कर दो। तो मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको डायरेक्टली बताया था, mg साइन लैम्डा। मास की वैल्यू 10, सॉरी 5, 5 थी 10 थी, 10 है, ठीक है माय मिस्टेक। मास की वैल्यू 10, ग्रेविटी की वैल्यू भी 10, और साइन 37, साइन 37 कितना होता है? 3/5 होता है, 3/5 साइन 37। तो हमारे पास हो जाएगा ये 2 × 3 6, 6 × 10 60, 60 न्यूटन इज द फाइनल आंसर। प्रकुल भैया चेक कर लो, डन डनाडन है इतनी बात? यस सर। बढ़िया। भैया कोई और जिसको लगे कि सर क्या बोल गए, क्या पढ़ा गए, कुछ समझ में नहीं आया? हाँ सर। चलो भाई, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। तो नेक्स्ट पे बढ़ जाए। Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। तो अब ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से ट्राई, और फिर इसके बारे में देखेंगे लॉजिकल। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज जरूर जरूर ट्राई करना सबके सब, चाहे भले ही आंसर सही आए या ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक ऑब्जेक्ट है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं, कितने एंगल पे लगा रहे हैं? एंगल ले लो 37 डिग्री। हमने क्या किया, इस फोर्स की वैल्यू को हम 0 से इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे। सो एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0। हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। डन है। ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 10 kg। अब मैं एक बार इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देख लो अगर आपको डायग्राम ना समझ में आया हो तो। भाई मैंने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। पहले मैंने फोर्स लगाया 0, जब मैंने 0 फोर्स लगाया तो क्या ये मूव करेगा? No, sir. No. करेगा। अब मैंने फोर्स हल्का सा इंक्रीज किया, सपोज 2 न्यूटन लगाया, तो मैंने देखा ये तब भी मूव नहीं कर रहा है। फिर मैंने लगाया 10 न्यूटन का, क्या पता ये मूव कर गया हो। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करो, मैं ये फोर्स लगा रहा हूं किसी एक एंगल पे। अगर मैं किसी एक एंगल पे लगा रहा हूं तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, बाकी इतना नहीं तो समझाने की मेरे को कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, आपको खुद से सॉल्व करना था। अगर मैं देखूं मेरे फोर्स दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, एक इधर आ जाएगा F cos 37, और ऊपर कौन सा फोर्स आ जाएगा? Sine 37. तो अगर आप एक बार बताओ मेरे को, F cos 37 क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसको मूव कराने की कोशिश कर। और F sin 37 क्या कराने की कोशिश कर रहा है? इसका कांटेक्ट तोड़वा रहा है। F sin 37 कॉन्टैक्ट तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो F sin 37 क्या करने की कोशिश कर रहा है?
इसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. So, Done. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट विल लिफ्ट और स्लाइड फर्स्ट, वेदर द ऑब्जेक्ट विल फर्स्ट स्लाइड और लिफ्ट। मेरे को बताना है ये ऑब्जेक्ट पहले क्या कर जाएगा। जैसे जैसे मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो क्या ये मूव करने से पहले ऊपर उठ जाएगा या उठने से पहले आगे स्लाइड कर जाएगा, आपको ये बताना है। पहले बस इतना देख लो क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। कोई नहीं बोला? सर आ गया। गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। आपको एक वैल्यू मैं देना भूल गया हूं, एक वैल्यू ले लो कि हमें न्यू की वैल्यू गिवन है 0.5। चलो ट्राई टू कैलकुलेट एंड आई विल ड्रिंक सम वाटर। शिवानी मे भी मत कहो ना, थोड़ा श्योरिटी से बोलो। चलो तो भैया ट्राई करें साथ में कैलकुलेट करने की। yes, sir. चलो डन, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स को स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स में। तो मैंने स्प्लिट किया तो ये हो गया मेरे पास F cos 37, 37 ही एंगल गिवन था, यस। और ऊपर वाला हो गया F sin 37। और बताओ और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। और पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? Friction. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को जस्ट स्टार्ट करना की कंडीशन में देखना चाहता हूं। तो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, फॉर स्लाइडिंग देख लेते हैं। फॉर स्लाइडिंग भाई ध्यान देना, किसी भी स्टेप में डाउट लगे तो उसी वक्त रोक देना। अगर मैं ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराना चाहता हूं तो मेरा एफ एल किसके बराबर होना चाहिए? मेरा एफ एल एफ कॉस 37 के बराबर होना चाहिए। डन। Yes, Yes, sir. sir. मेरे को बताओ ये जो फोर्स अभी मैंने लगाया था, ये पुशिंग फोर्स था या पुलिंग फोर्स था? Pulling. ये Pulling. पुलिंग फोर्स था। तो क्या मैं बार बार सॉल्व करूंगा क्या स्टेप? क्या मेरे को डायरेक्टली No, फॉर्मूला sir. नहीं पता कि व्हाट Yes, इज द sir. मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट? Yes, sir. कि क्या किसी को अभी इक्वेशन याद है? मैंने थोड़ी देर पहले ही कराई है। New Mu mg over square. cos theta plus mu sin theta. बिल्कुल, आपको पता डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो इधर हम प्लस ही यूज करते हैं तो ही डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो यार सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मैंने क्वेश्चन में सारी वैल्यूज दी हैं, और जरा मेरे को ये एफ मिनिमम कैलकुलेट करके बताओ कि स्लाइड करने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए मेरे को। चलो तो साथ के साथ कैलकुलेट करने का वादा कर चुके हैं। तो 0.5, मास की वैल्यू कितनी दी है मैंने? 10, ग्रेविटी की वैल्यू भी 10, डिवाइडेड बाय cos 37, cos 37 कितना? 4/5. 4/5. 4/5. प्लस न्यू, न्यू 0.5 है, मैं सजेस्ट करूंगा अब आप इसको 5/10 लिख दो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। यहां कर देता हूं मैं, 0.5 को मैंने 5/10 लिख दिया है। साइन 37 कितना होता है? साइन 37 3/5 होता है। तो बस मैंने इसको जानबूझ के इसलिए लिखा था ताकि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मेरी सिंपल हो जाए। तो इसको सॉल्व करो, और आप सब चाहो तो फ्रैक्शन में ही वैल्यू दे देना, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रैक्शन में ही बता दो कि मिनिमम फोर्स कितना आ रहा है इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराने के लिए।
What is the value for minimum force to slide this object? इसलिए मैंने वो इक्वेशन आपको लिखवाई थी 0.7। यार मेरे को आंसर डेसिमल में नहीं पता, फ्रैक्शन में पता है। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ 0.7 आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं 0.7 तो नहीं आ रहा, गलत है। हंड्रेड बाय 9 नहीं 100/9 भी नहीं आ रहा, गलत। भाई सब लोग चेक करके बताना ये वैल्यू आनी चाहिए 500/3। क्या सबकी वैल्यू यही आ रही है या नहीं? भाई मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ, तुम लोग तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट होके भी ऐसा करोगे तो फिर तो हो लिया काम। ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया ये 4/5 प्लस 3/10, तो ये हो गया 50। ऊपर जाएगा हमारे पास 10 और नीचे रह जाएगा हमारे पास, ये हो गया 2 4 8 8 3 11। और भैया ये 500/11 आ रहा है, माई मिस्टेक, 500/11 आ रहा है ये। यस सर। यस सर। क्या सबका आंसर 500/11 आ चुका है? यस Yes, सर। sir. चलो बढ़िया। अब ऐसा करते हैं, हाँ बोलो, कोई कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं, ये मैंने कर दिया स्लाइडिंग के लिए। अब ऐसा करते हैं, अब किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? फॉर लिफ्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं। मेरे को बताओ, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दिया, सपोज मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दिया, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? भाई अगर मैंने इसको, नहीं, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा अभी मेरे हाथ के ऊपर ही रखा होता तो अभी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू इस डायग्राम के अकॉर्डिंग होती mg-f sin 37। लेकिन मैंने अगर ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दिया है, तो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दिया तो कोई कांटेक्ट ही नहीं बचा। कोई कांटेक्ट ही नहीं बचा तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो याद रखना, हमेशा अगर क्वेश्चन कभी भी बोले कि मेरे को ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कराना है, तो हमेशा एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? जीरो रखनी जीरो। पड़ेगी। तो आपके पास एन कट गया, तो ऊपर एक फोर्स बचा, कौन सा? f sin 37। और नीचे कौन सा फोर्स बचा? mg। मेरे को f की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया mg/sin 37। जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ रहा है। तो ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया हमारे पास sin 37। sin 37 इज 3/5, तो ये कितना आ रहा है? 500/। अब क्या करो, ऊपर और नीचे के डेसिमल को, न्यूमरेटर को सेम बना दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि कंपैरिजन हो जाए थोड़ा अच्छे से। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 500/3। क्या इसमें कोई दिक्कत है? No, नो sir. सर। बढ़िया। भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो 2 500 बाय क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। अब आप दोनों को कंपेयर करो, मेरे को बताओ कौन सा फोर्स आपको ज्यादा छोटा दिख रहा है, 500/11 या 500/6? 500/11। ये भी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है। तो मेरे को साफ दिख गया, स्लाइडिंग के लिए कम फोर्स चाहिए या लिफ्ट के लिए कम फोर्स चाहिए? तो ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग। मेरा पहले क्या करेगा? स्लाइड करेगा या लिफ्ट करेगा? स्लाइड। ऑब्जेक्ट विल स्लाइड फर्स्ट। चेक करो क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। यस सर। यस सर। तो जब भी ये क्वेश्चन आए इसी तरीके से कैलकुलेट होगा कि स्लाइडिंग के लिए फोर्स कैलकुलेट करोगे, लिफ्टिंग के लिए एन को 0 रख के फोर्स कैलकुलेट करोगे। और कोशिश करना कि न्यूमरेटर सेम हो जाए ताकि हम इजीली डिनोमिनेटर की हेल्प से कंपेयर कर सकें। तो मेरे पास एक आ गया 500/11, एक आ गया 500/6। 500/11 छोटा है, मतलब स्लाइड करने के लिए फोर्स कम चाहिए, लिफ्ट करने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली वो पहले ही स्लाइड कर जाएगा। अगर इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, डन। शशांक भाई क्लियर है तुम्हें? यस सर। डन। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
भाई क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स person can apply on the string, find the maximum force person can apply on the string such that the plank does not move, such that the plank does not slide या does not move. पहले आप इतना लिख लो, फिर क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आगे बात करेंगे. पहले इतना लिख लो. सर हो गया। हो गया? तो- शिवानी बोलो, क्या डाउट है आपको? शिवानी, अच्छा सर डन, गलती से हो गया था। ठीक है. चलो इधर देखो, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. यार पर्सन के हाथ में रस्सी है, अगर पर्सन रस्सी को खींच रहा है, तो अगर आप देखो पर्सन रस्सी को खींच रहा है तो ये रस्सी नीचे आने की कोशिश करेगी, तो जो ये प्लैंक है ये किधर जाने की कोशिश करेगा? सर राइट। राइट हैंड साइड. तो अगर मैं कम फोर्स लगा रहा हूं तो होगा क्या? ये प्लैंक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो बड़ा होगा और ये प्लैंक मेरा मूव नहीं करेगा. लेकिन अगर मैं फोर्स की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा फोर्स से खींचूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? मेरा जो प्लैंक के ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हो जाएगा, और उस केस में मेरा प्लैंक क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा. मूव। तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि भाई पर्सन मैक्सिमम कितना फोर्स लगाए, कि अगर आपने उस फोर्स से ज्यादा लगाया तो ये प्लैंक मूव कर जाएगा. मतलब एक लिमिट है कि पर्सन की वो लिमिट बतानी है कि भैया वो मैक्सिमम फोर्स बताओ कि इस फोर्स के अंदर अंदर तो ये मेरा प्लैंक रेस्ट पे रहेगा, लेकिन अगर आपने इससे हल्का सा भी ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये प्लैंक मूव कर जाएगा. तो बताओ पहले तो कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, फिर आगे काम करना, सॉल्व करना शुरू यस करेंगे. सर। यस सर। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहला काम क्या होगा कि हम भैया सारे टेंशन फोर्स मार्क कर देते हैं. तो टेंशन फोर्स बताओ इस वाली स्ट्रिंग में कहां मार्क करूं? सर नीचे की साइड। डाउनवर्ड ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, सॉरी, हाँ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. डन डन डन. यस सर। यस इसमें यहाँ, इसमें यहाँ, और इस ब्लॉक के लिए कहां, प्लैंक के लिए कहां मार्क करूंगा? राइट हैंड साइड. डन है इतनी बात तो? यस सर। चलो Yes, भाई sir. बहुत बढ़िया. वैसे आप एक बात बताओ, आप टेंशन फोर्स की डायरेक्शन इधर गलत मार्क कर रहे हो. नीचे की तरफ क्यों लगेगा, एक बात बताओ मेरे को. हम स्ट्रिंग की हेल्प से पर्सन को पुल करना चाहते हैं. किधर पुल कर सकते हैं? अपवर्ड ऊपर। ऊपर की तरफ. तो टेंशन फोर्स तो ऊपर की तरफ ही लगेगा. चलो तो ऐसा करते हैं, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं. थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे. भाई मेरे को बताओ पर्सन के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पर्सन के ऊपर बताओ. कोई नहीं बोला. सर नॉर्मल। एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा क्योंकि ये प्लैंक के ऊपर खड़ा है. दूसरा लग रहा है इस पे टेंशन फोर्स जो इसने खुद ने एक्सर्ट किया है. और कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। सर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा पर्सन पे, mg। mg लग रहा है. इसका मास कैपिटल mg. क्या यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई? यस। अब मेरे को बताओ ये जो नीचे मैंने प्लैंक बिठाया हुआ है इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? कोई नहीं बोला. mg। टेंशन फोर्स। एक तो लग रहा होगा इस पे नीचे mg, एक इस साइड लग रहा है इस पे टेंशन फोर्स, और क्या लग रहा है? और एक लग रहा है इस पे नॉर्मल फोर्स जो किसने दिया होगा? जो ग्राउंड ने दिया होगा. लेकिन एक नॉर्मल फोर्स इसको और मिलेगा. कौन सा नॉर्मल फोर्स? जो इसने पर्सन को दिया होगा. सब लोग चेक करो क्या पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है या नहीं. यस। रिपीट कर दो। ठीक है, रिपीट कर sir. देते हैं, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं. भाई मैंने कहा कि सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं पर्सन का और प्लैंक का. तो चेक करो पर्सन पे कितने कितने फोर्स लग रहे होंगे. सबसे पहले पर्सन का मास है तो उस पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg. पर्सन स्ट्रिंग को खींच रहा है तो मतलब ये टेंशन फोर्स दे रहा है, तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा? एक
टेंशन Tension. फोर्स। पर्सन प्लैंक के ऊपर खड़ा है तो कांटेक्ट में है ना, तो एक और फोर्स कौन सा लगेगा? नॉर्मल फोर्स। Normal. फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ प्लैंक और किसके बीच में है? ग्राउंड के बीच में है। ऊपर वाले के बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो जब ऊपर के बारे में उसने कोई कोफिशिएंट मेंशन नहीं किया, तो ऊपर वाला सरफेस में कैसा लूंगा? स्मूथ सरफेस लूंगा। चेक करो, क्या पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम में कोई डाउट है? No, sir. बढ़िया। अब मैंने कहा कि अब भैया फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं प्लैंक का। तो प्लैंक के पास मास है, तो सबसे पहले क्या मार्क हो जाएगा? mg। Mg. पर्सन, ये प्लैंक के साइड में स्ट्रिंग है, साइड में स्ट्रिंग है, तो यहां पे क्या लग रहा होगा? टेंशन फोर्स। प्लैंक ग्राउंड के ऊपर है, तो ग्राउंड इस पे क्या दे रहा होगा? Normal. मतलब बिल्कुल इस तरीके की सिचुएशन है कि मेरा हाथ, मेरे हाथ के ऊपर फोन, फोन के ऊपर पर्सन। तो भैया इस, क्या कहते हैं, फोन कितने चीजों से कांटेक्ट में आ रहा है? 2 एक ग्राउंड से, तो ग्राउंड वाला नॉर्मल फोर्स मार्क कर दिया, और दूसरा किससे कांटेक्ट में आ रही है? person पर्सन से। तो पर्सन भी तो एक नॉर्मल फोर्स देगा। कितना नॉर्मल फोर्स देगा? जितना नॉर्मल फोर्स उसको मिला था। चेक कर लो, यहां तक के फ्री बॉडी डायग्राम में कोई डाउट? no No, sir sir. डन। बस एक फोर्स रह गया मार्क करना, क्या? कि भैया यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, तो ये किधर लगेगा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों? क्योंकि एम किधर मूव कर रहा है? प्लैंक किधर मूव करने की कोशिश करेगा? राइट हैंड Right. साइड में। Right hand side. चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत? no No. sir No, sir. चलो बढ़िया। तो बस आपको क्या करना है, हम पूरे सिस्टम को रेस्ट पे रखना चाहते हैं। तो अगर हम पूरे सिस्टम को रेस्ट पे रखना चाहते हैं, तो हमें पता है रेस्ट का मतलब होता है कि एफ नेट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। Zero. Zero. तो सारे वर्टिकल फोर्सेस को और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को पर्सन के लिए और प्लैंक के लिए, दोनों के लिए इक्वेट कर दो। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं पर्सन के लिए। तो अगर आपने नोटिस किया, पर्सन के लिए बताओ ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। sir 2 तो दो. यहाँ पे लिखूंगा T प्लस N इज इक्वल्स टू mg। क्या इक्वेशन 1 क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब मेरे को प्लैंक के लिए बताओ इक्वेशन। प्लैंक के केस में क्या हो रहा है? प्लैंक के केस में तो दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं, मतलब ऊपर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, मतलब ऊपर भी लग रहा है, वर्टिकल में भी लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल में भी लग रहा है। तो पहले किसको लिखना चाहोगे, वर्टिकल को या हॉरिजॉन्टल को? sir vertical वर्टिकल को। Vertical. तो बताओ वर्टिकल के लिए क्या लिखूं? mg plus n over नहीं is equal to mg. तो एनजी अकेला एक ऊपर लग रहा है, बाकी दो नीचे लग रहे हैं। तो जो दो नीचे सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा? Add. तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एन जी इज इक्वल्स टू एन प्लस स्मॉल एम जी। इस क्वेश्चन में गलती मत कर देना, स्मॉल एम अलग है, मास ऑफ द प्लैंक है, कैपिटल एम अलग है। अब मेरे को बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखूं? FL is equal to T. बहुत बढ़िया, एफ एल इक्वल्स टू टी। एफ एल का फॉर्मूला होता है हमारे पास न्यू इंटू एन। एन किसने, फ्रिक्शन कौन दे रहा है? ग्राउंड दे रहा है या पर्सन दे रहा है? अरे ground फ्रिक्शन कौन दे रहा है? Down. फ्रिक्शन ग्राउंड दे रहा है। फ्रिक्शन ग्राउंड दे रहा है, तो नॉर्मल फोर्स भी किसका लेना पड़ेगा? जो Ground. ग्राउंड ने दिया होगा। तो हमारे पास आ जाएगा एफ एल इज इक्वल टू न्यू एन जी की वैल्यू है एन प्लस स्मॉल एम जी। चेक करो चारों की चारों इक्वेशन क्लियर हुई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। अब क्या कर दो, एफ एल को टी से इक्वेट कर दो, तो आपके पास टी की इक्वेशन आ गई टू न्यू इंटू एन प्लस एम जी। क्या फिफ्थ इक्वेशन भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ इक्वेशन कैसे आई है? फिफ्थ इक्वेशन ऐसे आई है। तो आप देखो यार, इक्वेशन 1 में भी टेंशन फोर्स है, इक्वेशन फिफ्थ में भी टेंशन फोर्स है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, क्या कैलकुलेट करके दोगे आप मेरे को? आप मेरे को टेंशन फोर्स कैलकुलेट करके दोगे, आप मेरे को नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करके दोगे। चलो ये दो जिससे कैलकुलेट करके बताओ, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन ने टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा था मुझसे, तो टेंशन फोर्स कैलकुलेट करो दो इक्वेशंस को। याद रखो टेंशन फोर्स का आंसर क्या मैं ये दे सकता हूं? Yes, sir. yes यार sir टेंशन फोर्स का आंसर मैं ये नहीं दे सकता। सोचो क्यों? क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या वेरिएबल्स
क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल्स गिवन है। क्वेश्चन में स्मॉल एम, कैपिटल एम, न्यू गिवन है और कुछ ना कुछ कांस्टेंट ग्रेविटी गिवन है। तो क्वेश्चन में मेरे को एन कहीं वेरिएबल गिवन नहीं था, एन तो वेरिएबल मैंने अज्यूम किया है। और मैंने आपको मोशन इन अ प्लेन वाली क्लासेस में, मतलब बहुत क्लासेस में बता चुका हूं, आपका आंसर कभी भी उस वेरिएबल में नहीं आ सकता जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन ना हो। आपका आंसर सिर्फ उसी वेरिएबल में आना चाहिए जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है। तो इसलिए हमें यहां से एन को काटना पड़ेगा, एन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास फाइनल आंसर आएगा टेंशन फोर्स का। क्या इतनी छोटी सी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. चलो Yes, डन। sir. तो यार अब मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा, आप अपने आप सॉल्व करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5 को, जैसे आपका मन करे वैसे सॉल्व करो और मेरे को फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। सब लोग अपना आंसर वेरीफाई करेंगे कि आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिया वेरी गुड, आपका आंसर सेम आ रहा है, वेरी गुड। किसी को अगर कैलकुलेशन करके दिखानी हो तो भी बोल देना कि सर कैलकुलेशन करके दिखा दो, ये आंसर नहीं आ रहा है। सार्थक, आपका आंसर आया ये? यस सर। ठीक है, डन। भाई सबका कंप्लीट हो गया है तो आगे बढ़ चलूं? Yes, sir. चलो थोड़ा Yes. बढ़ते हैं आगे। आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन हो गए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज, या फिर इसका दूसरा नाम हमारा कहलाता है एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अभी तक हम जितने भी फ्रिक्शन ले रहे थे वो सबके सब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले रहे थे। अब डिस्कस करते हैं इंक्लाइंड प्लेन के बारे में। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसको मैंने इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, अभी फिलहाल अज्यूम कर लो कि ये स्मूथ सरफेस है, तो मेरे को बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे जल्दी। Wait. वेट। Wait. तो भैया इसके ऊपर एक ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, नीचे लग रहा होगा mg cos थीटा, और इस साइड कौन सा फोर्स लगता है? mg sin थीटा। mg sin थीटा। अगर मैं कह रहा हूं कि ये स्मूथ सरफेस है तो क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा या नीचे स्लाइड कर जाएगा? स्लाइड। Slide ये कर स्लाइड जाएगा. कर जाएगा। क्यों स्लाइड कर जाएगा? क्योंकि जब ये स्मूथ सरफेस है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो mg sin थीटा को रोकने वाला कोई नहीं है, mg sin थीटा को रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा स्लाइड करेगा अगर ये स्मूथ सरफेस पे होगा तो। अब अज्यूम कर लो कि सपोज मैं कह रहा हूं ये रफ सरफेस है, तो इसके पीछे क्या लगना शुरू हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स Friction लगना शुरू हो force. जाएगा। अब मुझे बताओ अगर मैं कहूं कि mg sin थीटा मेरा फ्रिक्शन फोर्स से छोटा है तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? स्लाइड करेगा या रेस्ट पे रहेगा? Rest. Rest. रेस्ट पे रहेगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको कह दूं कि mg sin थीटा मेरा fl के बराबर हो गया है तो बताओ क्या होगा? Just move. वेरी गुड। और अगर मैं कह दूं mg sin थीटा मेरा बड़ा है fl से तो क्या होगा? Move Proper करेगा. motion. ये मूव करेगा और ये Motion. एक्सिलरेटेड मोशन से मूव करेगा। अब हमें इस केस के बारे में बात करनी है। मुझे एक चीज बताओ, आप सब नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, अगर मैं एंगल की वैल्यू बढ़ाऊं तो साइन थीटा की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इंक्रीज। तो याद रखना जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है।
तो मैंने एंगल की वैल्यू बढ़ाई, एंगल की वैल्यू बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ी, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ने से mg साइन थीटा पे क्या फर्क पड़ा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही हमें कराना है कि भैया हमारे पास एक पर्टिकुलर एंगल होगा कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उस एंगल पे रखूं तो मेरा mg साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हो जाएगा, और उस केस में ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, अपने आप स्लाइड करने लगेगा। अगर मेरा एंगल थीटा इस वाले एंगल से छोटा हो गया तो उस केस में मेरा mg साइन थीटा छोटा हो जाएगा और ऑब्जेक्ट मेरा स्लाइड नहीं करेगा। तो जो मिनिमम एंगल है कि जब मिनिमम एंगल से मेरे साइन थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाए, दैट मिनिमम एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या इतनी चीज क्लियर हुई? यस सर। तो अब मजेदार वाली बात क्या है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हमने एक्सपेरिमेंट से देखा, न्यूमेरिक मतलब ऐसे देखा, हमारा ये जो एंगल ऑफ स्लाइडिंग आ रहा है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ रहा है। तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एंगल ऑफ स्लाइडिंग आप न्यू एस इक्वल्स टू टैन थीटा से कैलकुलेट करोगे। तो जो ये हमारा लैम्डा है यही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी है और यही हमारा क्या है, एंगल ऑफ एंगल angle ऑफ of स्लाइडिंग भी है। sliding. चेक करो क्या क्वेश्चन समझ में आया, यस सर। मतलब Yes, कॉन्सेप्ट sir. समझ में आया? इसको नोट डाउन करो, एक दो एग्जांपल मैं खुद कराऊंगा और Yes, उसके sir. बाद तुम करोगे। Done, sir. डन। चलो बाकी किसी से भी पूछ लेते हैं। क्या कहते हैं, यशवीर हो गया तुम्हारा? Yes, sir. चलो डन। देखो क्वेश्चन की भावनाओं को पकड़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दी टेंशन फोर्स एक्टिंग इन द स्ट्रिंग। तो मेरे को बताओ टेंशन फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा इस स्ट्रिंग पे। चलो बताओ। जैसे मैंने बोला पहले मैं ही कैलकुलेट कराऊंगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको एंगल ऑफ स्लाइडिंग कैलकुलेट करना है। तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू एस इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा। न्यू एस की वैल्यू गिवन है 3/4। तो मेरे को बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 37 डिग्री। 37. तो मतलब कम से कम मेरे को 37 डिग्री चाहिए तो ही ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर पाएगा। अगर 37 डिग्री से कम एंगल पे रखा है तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर पाएगा, ये रेस्ट पे रहेगा। लेकिन मेरे को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना गिवन है? 30 degree. तो भाई मैं लिखूंगा कि मेरा जो एंगल थीटा है वो छोटा है लैम्डा से। तो इस केस में जो मेरा mg साइन थीटा होगा वो छोटा होगा फ्रिक्शन फोर्स से। तो ये ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। Rest. जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये मूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो क्या ये स्ट्रिंग को खींचेगा? नो सर। तो टेंशन फोर्स कितना आएगा जब ये No, स्प्रिंग को sir. खींचेगा ही नहीं? तो 0। Zero. ये इसका आंसर है। Done, sir. डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं तो हो जाएगा कैलकुलेट? Yes, Yes, sir. sir. चलो डन। अब Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आप ही कैलकुलेट कर लेना। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और इन सबके मास वगैरह हमें क्वेश्चन ने दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट का मास है दैट इज 5 kg, ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंगल की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री। क्वेश्चन ने पहले से ही बोल दिया है कि भैया ये ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन फाइंड करो, एक्सीलरेशन फाइंड करो इस ऑब्जेक्ट की। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 1/2√3। तो सबसे पहली चीज, क्या आप इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ स्लाइडिंग कैलकुलेट करोगे? Yes. इस क्वेश्चन में एरी एंगल ऑफ स्लाइडिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ने पहले से ही बोल दिया कि ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड डाउन कर रहा है।
और आप उसकी एक्सेलरेशन बताओ। तो जब ये क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया कि ये स्लाइड डाउन कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन बताओ, तो फिर मेरे को एंगल ऑफ स्लाइडिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. डन। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करो। चलो, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा साथ साथ कैलकुलेट करते हैं ताकि ये क्वेश्चन टाइमली खत्म हो जाए। आपके पास टाइम है तब थोड़ा सा कम। तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? FL. mg sin theta. mg sin theta. ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? FL। इधर कौन सा फोर्स लगेगा? Normal. इधर कौन सा फोर्स लगेगा नीचे की तरफ परपेंडिकुलर में? mg cos theta. मेरे को बताओ, व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर नेट फोर्स? नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस ऑफ मोशन के फर्स्ट पार्ट में इतना सारा किया हमने, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, under root a square plus b square 2ab. वो तो रिजल्टेंट का होता है, रिजल्टेंट का। एफ नेट का फॉर्मूला मास इनटू Acceleration. एक्सीलरेशन। तो इधर ये ऑब्जेक्ट मेरा नीचे जा रहा है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, mg sin थीटा या fl? mg sin theta. mg sin तो theta. हम लिखेंगे mg sin थीटा माइनस fl इज इक्वल्स टू ma। क्या इक्वेशन 1 क्लियर है? Yes, sir. यस तो अब क्या आप fl को कैलकुलेट करके दे सकते हो? fl होता है हमारा न्यू s इंटू एन। तो न्यू s एज इट इज, n की वैल्यू इस केस में किसके बराबर होगी? mg cos थीटा के बराबर होगी। तो सारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। mg sin थीटा माइनस न्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू ma। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज दी हुई हैं यार। मास तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है कॉमन आके। आपको क्वेश्चन में ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, न्यू की वैल्यू गिवन है 1/2√3। सबको सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर बताओ दो कितना आ रहा है। सब लोग अपना आंसर आप चैट बॉक्स में लिख के भेज दो। चलो, और याद रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन के बेसिस पे ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो हम इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लेकिन अभी आप मेरे को आंसर बताओगे इसका। एक का आंसर आया, कौशिक आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। रिया आपका भी आंसर सही। शिवानी आपका आंसर सही नहीं आ रहा, चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है। भाई याद रखो, अभी एट प्रेजेंट क्लास में 43 स्टूडेंट्स है, मेरे पास 43 स्टूडेंट्स के आंसर आने चाहिए, और अभी तक सिर्फ 3 लोगों का आंसर आया है। तो मतलब अभी पूरे 40 लोग बाकी है। इसलिए मैं पोल नहीं कंडक्ट करा रहा, ताकि मेरे को पता चल जाए कौन बच्चा रिप्लाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। विकास, ठीक है विकास, आप भी अपनी कैलकुलेशन थोड़ा सा एक बार चेक कर लो। 35.4 नहीं भाई, प्रकुल आपका आंसर गलत। 35 नंबर आपका आंसर गलत। अभय तुम्हारा आंसर भी गलत। भाई ऐसे गलतियां करोगे, इतने सिंपल चीजों को कैलकुलेट नहीं करोगे तो फिर तो कैसे बात बनेगी? जी साइन थीटा माइनस न्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए आया था। क्या यही आया था? जी हाँ, बिल्कुल यही आया था। जी कॉमन ले लो, तो मेरे को मिल जाएगा साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, जी की वैल्यू 10, साइन 30 डिग्री हाफ, न्यू की वैल्यू थी 1/2√3, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो हमारा √3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आया a इक्वल्स टू 10 इंटू हाफ माइनस 1/4।
हाफ माइनस 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है। इसको कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 5/2। ये फाइनल आंसर है 5/2। इतनी सिंपल कैलकुलेशन में इतनी गलतियां। चेक करो सबका यहां तक कंप्लीट हो गया है। Yes, sir. यस सर। Yes, डन भाई sir. डन। यार देखो थोड़ा सा रेगुलर सा रिवीजन करना चालू कर दो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन चीजों को रिवाइज करना। अगर आप स्लाइड से भी गो थ्रू करोगे 10 से 15 मिनट दोगे तो भी कुछ ना कुछ याद रह जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास तक ये पूरा रिवाइज करके रखना, इसी को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे फ्रिक्शन वाले को। डन डन डन। Done, sir. यस सर। चलो बढ़िया, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय। Bye, sir. बाय Good night, बाय। sir.